स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम बेपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो साइंस थर्सडे में। इफ यू वांट टू वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश प्लीज क्लिक द डिस्क्रिप्शन, क्लिक द फर्स्ट लिंक दैट विल टेक यू टू माय इंग्लिश ओनली चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे वेरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्लो के बारे में। या इसको फ्लो के जगह पे कई बार वॉल्यूम भी बोला जाता है, लेकिन वो डंकन का ट्रेडमार्क है, इसीलिए वो कोई और ब्रांड नहीं यूज करता। बेसिकली वेरिएबल रेफ्रिजरेंट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो आइए समझते हैं। तो समस्या क्या है? समस्या ये है कि हमारा डिमांड जो है बहुत डायनामिक होता है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ किसी भी चीज़ में, कूलिंग हो, हीटिंग हो, कुछ भी हो, कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमेशा एक जैसा चाहिए। जैसे हीटिंग में एक्चुअली उल्टा चाहिए होता है हम लोग को कि रात में आप जब हीटर चालू करें तब हीटर को ज़्यादा पावर का ज़रूरत नहीं है, वो धीरे रहे। लेकिन जैसे सुबह होने लगता है कि सारा मतलब जो आपका एटमॉस्फेयर है वो गर्मी बाहर डंप करने लगता है, धीरे-धीरे वो और नीचे आने लगता है। उस टाइम उसको हीटर चाहिए, लेकिन हम लोग सोते रहते हैं उस टाइम, तब दिक्कत बन जाता है। तो वही समझिए डायनामिक चाहिए और मिक्स्ड भी है कि कभी आपको कूलिंग चाहिए, मतलब जैसे मान लीजिए कि आप किसी चीज़ को धोए हुए हैं, तो वहाँ पे आप सुखाने के लिए ऑब्वियसली हीट चाहिए, गर्मी में भी हीट चाहेंगे। तो बहुत डायनामिक है, मिक्स्ड है, सिर्फ़ एक चीज़ से काम नहीं चलेगा। और जहाँ पे आप इसको बढ़ा देते हैं, यानी कि मीडियम स्केल ड्वेलिंग की बात करते हैं, जैसे कि आपका हॉस्टल हो जाए, होटल हो जाए, हॉस्पिटल हो जाए, लार्ज हाउसिंग सिस्टम हो जाए, तो वहाँ पे दिक्कत आ जाता है कि वहाँ पे आपका ऐसा हो सकता है कि कूलिंग और हीटिंग एक टाइम पे चाहिए। यानी कि सर ये मैकेनिकल रूम है, इसको एकदम भयंकर कूलिंग चाहिए और यहाँ पे लोगों को हीटिंग चाहिए, यहाँ पे लोगों को कूलिंग चाहिए, लोग को भी आराम से हो सकता है। तो ये एक सीरियस समस्या बना देता है और लोड वेरिएबल होता है। टाइमिंग वेरिएबल होता है। कभी बीच रात में किसी को सर्दी हो रहा है या हॉस्पिटल में बहुत मैनेज करना पड़ता है, तो ऊट-पटांग चीज़ का ज़रूरत पड़ जाता है। तो वही चीज़ है। तो हम लोग कुछ ऐसा चाहिए ना जो फ्लेक्सिबल हो। अभी जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम आप नॉर्मली देखते हैं या नॉर्मली सोचते हैं, वो फ्लेक्सिबल नहीं है। वो काम करता है, लेकिन फ्लेक्सिबल नहीं है। वो फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से बनाया नहीं गया है। वो एक सिस्टम है। तो नॉर्मल एयर कंडीशन क्या होता है? नॉर्मल एयर कंडीशन ये वाला होता है जो आप लोग हर जगह पढ़े होंगे, देखे होंगे स्कूल में। तो सिंपल एक होता है रेफ्रिजरेंट का लूप चलता है और उसमें 2 हीट एक्सचेंजर लगाए जाते हैं। एक हीट एक्सचेंजर आपका अंदर में होगा, एक बाहर में होगा। ये हीट एक्सचेंजर को आप अलग-अलग नाम दे सकते हैं, जैसे कि कंडेंसर कह सकते हैं और दूसरे को ये इवेपोरेटर कह सकते हैं। ये बदल भी सकता है, क्योंकि अगर आपका जैसे मेरा ये एसी है, ये चल रहा है आपका हीट पंप है। अगर आपका जो 5 स्टार का रेटिंग है उसमें नीचे हीट पंप लिखा रहता है। नो है तो वो मतलब एज़ अ हीटर नहीं बिहेव कर सकता है। येस है तो हीटर की तरह बिहेव करेगा। तो इसीलिए वो जो कंडेंसर और इवेपोरेटर है वो फ्लिप कर सकता है। मतलब कि आपका कंडेंसर का काम जो गर्मी बाहर छोड़ रहा है, वो बाहर छोड़ने की जगह अंदर छोड़ने लगेगा और बाहर को ठंडा करने लगेगा। तो ये हो जाता है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि हीट एक्सचेंजर है। कंडेंसर और उसको इवेपोरेटर ये आप कहना है कह सकते हैं, लेकिन हीट पंप वाले में उसका कोई मतलब नहीं होता, इसीलिए हीट एक्सचेंजर है। और उसमें जनरली आप एक कंप्रेसर मानेंगे, जनरली एक ही रहता है, और एक्सपेंशन कंट्रोल वाल्व। अब ये एक्सपेंशन कंट्रोल वाल्व जनरली जो आपके सिस्टम में मिलेगा वो डम होता है, मतलब उसमें कोई खास कंट्रोल नहीं होता है, एक सेटिंग बना के छोड़ दिया जाता है, ज़्यादा कुछ तिगड़म नहीं होता है। तो रहा बात कि ये हो गया एकदम बेसिक कि मतलब आपने रेफ्रिजरेंट लिया, रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस किया, कंप्रेसर उसमें दबाव डाला, बम बम कंप्रेस किया, वो गर्म हो गया और गर्म हुआ, लेकिन अभी भी वो गैस ही है। तो उसे जब हीट एक्सचेंजर में ले जाते हैं और एम्बिएंट आउटडोर एयर जब आप उससे गुजारते हैं, वो कंडेंस हो जाता है। अब वो कंडेंस होने के बाद जब वो कैपिलरी डिवाइस में आता है, यानी कि जो आपका वाल्व है, फिर वो उसको धीरे से जाने देता है। भैया उसको चोक कर देता है, चोक फ्लो कर देता है। वो जो धीरे से जाता है, वो लिक्विड स्टेज में जा रहा है। यहाँ पे अब आपके वो इंडोर एनवायरनमेंट में आता है, जिसे हम लोग कहते हैं इवेपोरेटर। यहाँ वो बॉयल करता है। बॉइलिंग का मतलब क्या होता है? गर्मी सोखना। आप जैसे दूध को गैस पे गर्म करते हैं, तो गैस की गर्मी कहाँ जा रही है? दूध में जा रही है। दूध फेस चेंज कर रहा है, इसीलिए वो गर्मी खा जा रहा है। पानी बॉयल करते हैं, सेम वही लॉजिक है। तो यहाँ रेफ्रिजरेंट बॉयल करते हैं और रेफ्रिजरेंट बहुत ठंडा कर देता है। क्यों ठंडा करता है? क्योंकि उसकी बॉइलिंग टेम्परेचर बहुत नीचे है। आपका आराम से रेफ्रिजरेंट जो यूज़ होता है -18 डिग्री सेल्सियस तक चलता है, या बहुत आराम से आपको -28, -40, -55 वाला भी मिल सकता है। तो ठंडा जितना हो तो वो गर्मी खींचता है। गर्मी खींच के अब वो क्या हो गया? लिक्विड से गैस बन गया। गैस जा रहा है कंप्रेसर में, कंप्रेसर उसमें दबाव डाल रहा है। वो दबाव डाल के उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, हो गया। ये फेज शिफ्ट का जो लूप चलता रहता है, ये आपको एक कंटिन्यूअस हीट पंप का काम करता है, यानी वो गर्मी एक जगह से खींचता है, दूसरी जगह डालता है। आप इसको उल्टा भी कर सकते हैं, मतलब कि इसको रूम के अंदर डाल दीजिए ठंडे में और इसको बाहर डाल दीजिए। कर सकते हैं बाय द वे, आप चाहें तो नॉर्मल एसी को उल्टा लगा सकते हैं, अगर आपको ठंडा का प्रॉब्लम है तो ऐसा कर सकते हैं। जनरली वैसा हम लोग करते नहीं है, क्योंकि इससे ज़्यादा बेटर ऑप्शन है हमारे पास आज के टाइम पे। तो रहा बात कि ये नॉर्मल सिस्टम है, सब लोग यूज़ करते हैं, चलता है बल्ले-बल्ले, लेकिन इसमें ये काफ़ी डम डिवाइस है। मतलब यस,
और नो चल रहा है, हम लोग को थोड़ा सा कंट्रोल चाहिए। तो इसमें हम लोग डालते हैं वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव कंप्रेसर, यानी कि जो भी स्पिनिंग मशीन है उसको किसी तरह से आप कंट्रोल करते हैं, क्योंकि इस केस में वो 100% पे चल रहा है, या तो ऑन है या तो ऑफ है। वो बहुत वेस्टफुल होता है और टेम्परेचर भी बहुत ऑसिलेशन आता है, क्योंकि बंद हो जाएगा तो तुरंत ऑब्वियसली नहीं स्टार्ट करेगा अपने आप को, चाहे टेम्परेचर, तो थोड़ा सा उसको वेट करना पड़ता है कि टेम्परेचर बढ़े। जैसे आप 25 पे रखें, वो वेट करेगा 27 तक जाने का, 27 जाएगा फिर वो स्टार्ट करेगा, और फिर वो 25 पे रुकेगा नहीं, वो 23 तक नीचे उतार सकता है, फिर उसके बाद उसको मतलब समझ रहे, ऑसिलेशन बहुत होता है। तो आप चाहते हो कि लोड पे थोड़ा कंट्रोल कर सकें, तो वीएफडी आजकल इस्तेमाल होता है। अगर एसी कंप्रेसर है या तो मोटर ड्राइवर इस्तेमाल होगा, अगर आपका डीसी बीएलडीसी मोटर लगा हुआ है तो बेसिकली कुछ भी ऐसा जैसे कंप्रेसर में कितनी एनर्जी दी जा रही है, दबाव कितना डाला जा रहा है, वो कंट्रोल कर सकें। तो जनरली इसके लिए आपको आरपीएम कंट्रोल करना पड़ता है और आपको मिल जाता है। फिर वो तो हो गया एक यूनिट आपका सॉल्व किया कि कंप्रेसर कितना जोर मार रहा है, वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि एसी एक बार रूम को फुल फोर्स पे चलेगा, रूम को ठंडा कर देगा और उसके बाद चिल रहेगा कि सर हम पूरा 1.5 किलोवाट नहीं खाएंगे, हम सिर्फ 400 किलोवाट, ये 400 किलोवाट बोल रहे, 400 यूनिट खाएंगे, ये 400 वाट खाएंगे और आपका रूम को मेंटेन रखेंगे। तो वो ज़्यादा स्टेबल टेम्परेचर देता है। तो वो हो गया वीएफडी, आजकल हर नए एसी में आता है। फिर होता है कि वो आपका वाल्व जो है उसमें कोई कंट्रोल मैकेनिज्म नहीं है, वो काफ़ी है मतलब वैसे काम नहीं चलेगा, वो काफ़ी वेस्टफुल है। तो उसको सॉल्व करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व आ गया, ये फाइन ट्यून है, करने लगता है। तो ये समझिए, ये और वीएफडी एक साथ जब काम करते हैं तो बहुत अच्छे से आप ट्यून कर सकते हैं। मतलब आपका एसी है, स्टार्ट हुआ, देखा रूम बहुत गर्म है, बम बम फोर्स लगाएगा और वो वाल्व उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेगा, कंप्रेसर फुल फोर्स करेगा, और आजकल मॉडर्न सिस्टम में कंप्रेसर 100% से ऊपर जा सकता है थोड़ी देर के लिए, ताकि वो बूस्ट मोड में ठंडा कर दे, फिर उसके बाद वो चिल हो जाता है, लो कर लेते हैं। तो ये आजकल आपको काफ़ी अच्छा ट्यूनिंग देता है, मतलब कि सिर्फ ऑन ऑफ से आके आप ऐसा कर लिए, सर फुल फोर्स में आप इसे ठंडा करो और मेंटेन रखो, या उल्टा भी कर सकते हैं, ठंड सर्दी में चला रहा है फुल फोर्स में गर्म कर दो, एक बार टेम्परेचर सही हो जाए, जैसे 28 डिग्री सेल्सियस तक हो जाए तो उसको चिल रखो, 28 पे ही रहने दो, गिरने मत दो। तो ये सब कर सकते हैं। और ये तो हो गया आपका मेन कोर लूप को आप सुधार दिए, ठीक है। अब रहा बात लूप इन्वर्ट कैसे करेंगे। इन्वर्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, जिसे कहते हैं 4 वे रिवर्सल वाल्व, ये वाला वाल्व, ये वाला जो आप सिस्टम देख रहे हैं ये, और इसी के कारण ये हॉट एंड कूल एसी जो है बहुत थोड़ा सा एफिशिएंसी लॉस कर देता है। यानी कि आप कितना भी खर्चा कीजिए किसी भी ब्रांड में, जैसे मेरे केस में है ब्लू स्टार का, तो ब्लू स्टार का जिस साल में इसको लिए थे, उस साल में खोज खोज के हम थक गए, कोई भी 5 स्टार वाला नहीं मिल रहा था जो ये वाल्व दे रहा है। कारण ये कि ये वाल्व में गैस प्रेशर इस्तेमाल हो जाता है। आपका कंप्रेसर जो प्रेशर बना रहा है, वो प्रेशर आप चाहेंगे कि इसमें इस्तेमाल हो, कंडेंसेशन में, ना कि यहाँ पे वो प्रेशर से वो वाल्व को स्विच कर रहा है। इसीलिए थोड़ा सा आपका ये लॉस होता ही है, मतलब कि एक जगह पे ये लॉस आता है। आपका सोलेनॉइड सेलेक्टर है और फिर जो आपका मेन 4 वे रिवर्सिंग वाल्व है, ये काफ़ी गैस का एनर्जी खा जाता है, इसीलिए कंप्रेसर को और खर्च करना पड़ता है। पेनल्टी, आपका स्टार रेटिंग कम आएगा। बेनिफिट, ठंडे में गर्मी और गर्मी में ठंडा दोनों मिलेगा। तो ये आप कर सकते हैं, लेकिन आजकल उतना ज़रूरत नहीं पड़ता ठंडा, मतलब अभी ठंडा पड़ रहा है लेकिन उतना लंबा नहीं रहता है। हाँ, आप कुछ ऐसी जगह पे जहाँ ठंडा बहुत ठंडा है और गर्मी बहुत ज़्यादा नहीं है, तब आप इस तरह वाले सिस्टम पे खर्च कर सकते हैं। हम लिए हुए हैं बाय द वे। मेरे घर में ये है कि ऊपर वाला फ्लोर ठंडा उतना नहीं होता, लेकिन गर्म बहुत हो जाता है, तो वहाँ तो हम सिर्फ कूलिंग एसी लगाए। नीचे वाला फ्लोर ठंडा में थोड़ा ज़्यादा ठंडा हो जाता है, धूप पड़ता नहीं है, बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, तो इसीलिए यहाँ चाहिए था सर। और एसी के लिए उतना ठंडा की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली ऊपर पूरा एक फ्लोर है, तो थोड़ा सा चिल रहता है टेम्परेचर। तो 4 वे रिवर्सिंग वाल्व लगता है, और प्लस बाय द वे आपको ये लूप कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे अगर आप ऐसे चलाने लगे, तो उसके लिए 1 वे वाल्व का एक सिस्टम लगाया जाता है, ताकि रेफ्रिजरेंट एक रास्ते से एक टाइम पे जाए, दूसरे रास्ते से दूसरे टाइम पे जाए। थोड़ा सा मतलब पार्ट्स लगते हैं, 3 बड़े बड़े पार्ट्स अलग से लगाया जाता है। और फिर ये समझिए, यहाँ पे अब हम लोग को ऑप्शन आ गया है कि आप स्विच कर सकते हैं एसी को, यानी कि एसी गर्म करे या ठंडा करे, बल्ले बल्ले। फिर थ्रॉटल मिल गया है, यानी कि कंप्रेसर का आरपीएम कंट्रोल करके और एक्सपेंशन वाल्व को कंट्रोल करके आप बहुत अच्छा ट्यूनिंग कर सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी आपको मिल चुका है, ये नॉर्मल बात है। नॉर्मल एसी में आपको एटलीस्ट वेरिएबल वाला तो मिल ही जाएगा, थोड़ा बड़ा साइज लेंगे तो उसमें आपको एक्सपेंशन वाल्व भी कंट्रोल मिल जाएगा, और अच्छा सिस्टम लेंगे तो उसमें आपको हीटिंग कूलिंग दोनों मिल जाएगा। तो यहां तक हम लोग आ चुके हैं, ये आप थोड़ा सा खर्च करेंगे मिल जाएगा। अब बात करते हैं VFR, यानी कि वेरिएबल रेफ्रिजरेंट, अरे हम शायद गलत लिख दिया वेरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्लो जो सिस्टम चल रहा है, तो हिसाब वही है कि ये एक एडवांस फीचर है। तो रहा बात कि इसमें ट्रिक ये किया जाता है कि आपका जो कंडेंसर यूनिट है, जो बाहर आउटडोर यूनिट है, उससे 3 पाइप हर इंडोर यूनिट पे लगाया जाएगा।
और ये मैं क्लियर कर दूँ, ये सिंगल यूनिट के लिए नहीं बनाया जाता है कि मतलब मेरा एक ठो आउटडोर यूनिट है और एक ठो इंडोर यूनिट है, वैसे के लिए नहीं है। ये ड्वेलिंग्स, लार्ज ड्वेलिंग्स के लिए बनाया जाता है, यानी कि 4-5 लोग हैं, आपका 4 रूम है, 4 रूम में एसी आप चला रहे हैं, तब इसके बारे में लोग सोचेंगे। इसके बारे में कभी कोई नहीं सोचेगा अगर आपका सर वो एसी है या 2 एसी है, उसके बारे में नहीं सोचा जाएगा। 4-5 ठो हो तो बात होता है। तो हिसाब ये रहता है कि उससे 3 रेफ्रिजरेंट लाइन निकलेगा। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 रेफ्रिजरेंट लाइन निकलेगा। और एक बड़ा आउटडोर यूनिट या बहुत सारे केसेस में बहुत सारे बड़े आउटडोर यूनिट भी लगाए जा सकते हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के कारण एक लिमिट होता है। आप चाहोगे आइडियली एक बहुत बड़ा ये ऑलमोस्ट कूलिंग टावर आप चाहोगे, लेकिन ट्रांसपोर्ट कैसे करोगे? तो इसीलिए एक मॉड्यूलर यूनिट बनाया जाता है। तो जनरली कुछ बड़े होंगे और अंदर खूब सारा होगा, अलग-अलग होगा। जैसे कि अगर आप रेस्टोरेंट सब में जाएँगे तो कैसेट्स दिखेगा, तो आराम से आपको होगा कि भैया अंदर 5 कैसेट को संभालने के लिए ऊपर में सिर्फ 2 बड़े ठो वो लगे हुए हैं। वो ऐसा करके करते हैं। और यहाँ पे समझिए कि आपको मल्टीपल आउटडोर भी मिलता है और अंदर फ्यू मिल जाता है, और ये सब इंडिपेंडेंट है बाय द वे। ये समझना बहुत ज़रूरी है। कहने को ये एक वन सिस्टम है, एचवीएसी का सिस्टम है, लेकिन आपको कंट्रोल सब पे मिलता है। यानी कि अब आपके पास ज़ोनिंग पॉसिबिलिटी आती है। ज़ोनिंग पॉसिबिलिटी मतलब कि आप मान लीजिए ठंडा में हैं और आप कस्टमर लोग को कंफर्टेबल रखने के लिए थोड़ा-सा हवा को सुसुम रख रहे हैं, मतलब कि 24-25 पे रख रहे हैं, ताकि मतलब और या क्योंकि बात ये होता है ना कि अगर सब ठंडे में हैं और आप गर्म कर देते हो तो कपड़ा उतारना पड़ेगा उनको, मतलब स्वेटर उतारना पड़ेगा। तो बहुत सारे रेस्टोरेंट ऐसा नहीं करते, वो करते हैं कि ठीक है सर, हम नॉर्मल कर देते हैं ताकि आपको थोड़ा डिस्कम्फर्ट ना लगे। लेकिन आपको किचन अभी भी ठंडा करना है, क्योंकि वो जो आग इतना लगा रहे हैं किचन तो अभी भी भून रहा है, तो वहाँ वो किचन को ठंडा करो। तो ये सब करने के लिए आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं, यानी कि एक यूनिट है जो ठंडा कर रहा है, एक है गर्म कर रहा है, एक है ये कर रहा है, वो कर रहा है, सब आप कर सकते हैं। सारा हवा में आप कर सकते हैं, और एक ही लूप है। कहने को आपके पास एक ही एसी है, लेकिन वो कहता है सर यहाँ पे हम गर्मी कर रहे हैं, यहाँ हम ठंडा कर रहे हैं, यहाँ पे ठंडा कर रहे हैं, यहाँ ठंडा कर रहे हैं, यहाँ ऑफ किए हुए हैं, ये आप कर सकते हैं। और हाँ, आपका वो कैसेट यूनिट में अगर कुछ जरूरत से ज़्यादा पाइप जा रहा है और सब पाइप पे इंसुलेशन है, चांसेस है कि वो ये वाला सिस्टम है, वेरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्लो वाला सिस्टम है। और आपको हॉट एंड कूल मिलेगा, प्लस एक टाइम पे भी मिलेगा। ये सबसे बड़ा बात होता है इसका। हॉट एंड कूल करना मेरा एसी भी कर ही रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं नहीं बोल सकता कि अच्छा ये रूम को हॉट करो और ये रूम को कूल करो, ये नहीं हो सकता। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका आराम से हो सकता है, मतलब कि आप पानी गर्म करना चाहते हैं, तो ये सब में बाय द वे वो सब सिस्टम भी ऐड होने लगा है कि आप एक ठो हीट एक्सचेंजर ऐड कर दीजिए कि भैया रूम को ठंडा करना है ना, रूम से गर्मी निकालो, पानी में डाल दो, गर्म पानी उनको मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। डिश वॉशर को बहुत गर्म पानी चाहिए होता है, 80 डिग्री सेल्सियस तक चाहिए होता है, तो वो तो अपना समझ के लेगा गर्म पानी। और आपका वॉशिंग मशीन को भी चाहिए, और फिर क्लॉथ ड्रायर को भी गर्म चाहिए, तो बहुत सारा चीज़ का यूज़ है। तो अगर आप एक जगह से निकाल के दूसरे में डाल पाते हैं, बल्ले बल्ले हो जाएगा। तो ये करना पॉसिबल है, और प्लस ये लोड बैलेंसिंग भी देता है, यानी कि अगर इसका परफेक्ट आप मैच करा लिए किसी कारण से कि भैया मेरा एक साइड जो जितना हीट बना रहा उतना जितना कूलिंग की ज़रूरत पड़ रही है एक जगह पे, उतना ही हमको हीटिंग की ज़रूरत पड़ रही है दूसरी जगह पे, तो बाहर वाले यूनिट सिर्फ ये आपका कंप्रेसर चलेगा, उसका जो हीट एक्सचेंजर है वो बंद रहेगा, इसलिए हमको ज़रूरत नहीं है, हम बस यहाँ से उठा के यहाँ डाल दे रहे हैं। ये आप एकदम परफेक्टली बैलेंस कर सकते हैं, और जनरली वैसा परफेक्ट बैलेंस रहेगा नहीं रियलिस्टिकली, तो वो अपना इस लोड के हिसाब से ऑन या ऑफ होता रहता है। तो इसी को कहते हैं वेरिएबल सिस्टम, मतलब कि एक आउटडोर बड़ा यूनिट है, अंदर खूब सारे छोटे यूनिट है, और सब में फ्लेक्सिबिलिटी है कि भैया तुमको हीट चाहिए, कि ऐसा नहीं कि अच्छा सब हीटिंग हो गया ना, तुम हीट चाहते हो ठीक है, तुमको हीट करना है, तुमको कूलिंग चाहिए तुमको कूलिंग करना है, तुमको बंद रहना है तुम बंद रहो, सब कर सकते हैं। और इसमें पूरा थ्रॉटल आपको मिलता है, क्योंकि बनाया गया है डे वन से, क्योंकि आप आराम से कर सकते हो। सर मान लीजिए कि 5 क्यूबिकल्स पे आप लगाए हुए हैं, बड़े बड़े यूनिट्स हैं, उसमें से 4 में लोग छुट्टी चले गए हैं, ठीक है, जो एक तो चल रहा है सिर्फ वो चलेगा, और वो बाहर वाला ओवर ये नहीं करेगा, वेस्ट नहीं करेगा एनर्जी। बहुत कम पावर तक आ सकता है और बहुत ज़्यादा जा सकता है, थ्रॉटल बहुत अच्छा रहता है इस सबका। वही बोला, लोड बैलेंसिंग आपको मिलेगा। और ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए जनरली हमेशा ऐसा बनाया जाता है कि आप एक बहुत बड़ा यूनिट की जगह पे कई सारे छोटे छोटे यूनिट हैं, उसको आप स्टैक कर लीजिए। तो ये हो गया वेरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्लो। इसको लोग फ्लो इसलिए बोलते हैं क्योंकि वॉल्यूम जो है वो डाइकन का ट्रेडमार्क है। ट्रेडमार्क एक्सपायर नहीं होता, पेटेंट एक्सपायर होता है 20 साल में, ट्रेडमार्क नहीं होता है। तो रहा बात ये काम कैसे करता है ये मैजिक, तो ये मैजिक काम करता है, समझिए कि ज़्यादा महंगा चीज़ नहीं है, ज़्यादा फचांग वाला चीज़ भी नहीं है कि ठीक है अब एक जगह से गर्मी ले रहे हैं दूसरे में डाल रहे हैं, नॉर्मल चीज़ है। दिक्कत ये कि मैनेजमेंट इसका बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। यहाँ पे अब आपको कंप्रेसर का भी लोड मैनेज करना है, आपको एक्सपेंशन वाल्व्स के भी कंट्रोल करने हैं, और एक समय पे आपको बाहर कितना गर्मी डालना है और एक जगह पे कितना, जैसे मान लीजिए आपको कोई किसी को फीवर है, वो चाहता है कि भैया मेरा एसी थोड़ा गर्म कर दे, ठीक है, कितना गर्म करे। मान लीजिए आपको कूलिंग का बहुत लोड आ रहा है तो वो गर्मी तो बहुत बना रहा है, लेकिन अगर मान लीजिए जो बंदा है कि सर मेरे को फीवर है, मैं थोड़ा सा गर्म रख रहा हूँ, वो थोड़ी ना गर्म करेगा, ऐसा थोड़ी करेगा 60 डिग्री पे भूंज दो मेरे को, तो आपको गर्मी अभी भी बाहर निकल रहा है। ये लोड बैलेंसिंग डायनेमिकली करना होता है, तो आपका मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर फचांग हो जाता है। ये डम डिवाइस नहीं है,
इसके बारे में सोचना ही नहीं। अगर आप एडवांस कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं लगा रहे हैं, इसके बारे में सपना मत देखिए। बहुत कॉम्प्लेक्स होता है और उस तक कॉम्प्लेक्सिटी हो गई इलेक्ट्रिक लेवल पे, कोई बड़ी बात नहीं, आपका रास्पबेरी पाई कर लेगा, आर्डुइनो कर लेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। जान निकल जाएगा जहां आपको वाल्व बॉक्स देखना पड़ेगा। ये होता है वाल्व बॉक्स। इसको ब्रांच सेलेक्टर भी कहता है। तो कई बार आप लोग इस तरह का ग्राफ देखेंगे तो उसमें BS लिखा होगा, ब्रांच सेलेक्टर है वो। और इसको करने के लिए हम लोग 3 पाइप का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आपका ये जो आउटडोर यूनिट है उससे 3 पाइप निकलेगा। 3 पाइप में से होगा, एक होगा हाई प्रेशर गैस, एक होगा लो प्रेशर गैस और एक होगा हाई प्रेशर लिक्विड। हाई प्रेशर लिक्विड जब जा रहा है, ठीक है, आपका हाई प्रेशर लिक्विड गया, वो गया आपका ये इवेपोरेटर के तौर पे हीट एक्सचेंजर को यूज किया। ये हीट एक्सचेंजर ठंडा हो गया, वो आपका रूम को कूल कर लिया। अब वो ये बन गया है, क्या बोलते हैं, लो प्रेशर गैस बन गया है। लो प्रेशर गैस जो है अब जाएगा कंप्रेसर में, कंप्रेसर उसको चला देगा, मतलब कंप्रेसर उसको कंप्रेस करेगा, उसमें गर्मी डाल देगा और वो रेडिएटर से बाहर निकलेगा। फिर ये साइकिल चलता रहेगा। ये हो रहा है आपका, सबको कूलिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब रहा बात कि अगर सबको हीट करें तो क्या हो रहा है, वही चीज हो रहा है, बस आपका कंप्रेसर जो है रेडिएटर से बाहर से गर्मी खींच रहा है, यानी कि वो इवेपोरेटर के तौर पे काम कर रहा है। आउटडोर यूनिट वहां से अपने गर्मी खींचा, गर्मी खींच के उल्टा डाले हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। एक्सपेंशन में आप दूसरी तरफ में आप उल्टा डाले हैं, इसको उल्टा डाल के ये यहाँ पे कंडेंस करेगा। कंडेंस करने पे अब आपके अंदर गर्मी डंप हो जाएगा, इंडोर में गर्मी डंप हो रहा है और फिर जब वो बॉयल हो जाएगा, रेफ्रिजरेंट हो जाएगा, तो दूसरे रास्ते से वापस आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको वाल्व, आप समझ रहे हो, 3 पाइप है, आपको एक से हाई प्रेशर आना है, ये दूसरे से ये लो प्रेशर वापस जाना है और दूसरे से लो प्रेशर इनपुट आना है। तो 3 पाइप डालना पड़ता है और तीनों अलग अलग तरीके से चलाए जा सकते हैं। ये हो गया फुल कूलिंग, ये हो गया फुल हीटिंग, जो कि सिंपल है, वो कोई ज़्यादा फचा नहीं। फचांग इसमें आता है लोड बैलेंसिंग करना कि ठीक है सर, मान लीजिए हीटिंग का रिक्वायरमेंट परफेक्टली बैलेंस कर रहा है, कूलिंग का रिक्वायरमेंट्स है, तो सिर्फ कंप्रेसर चलेगा और इसका जो हीट एक्सचेंजर है, यानी कि जो इसका आउटडोर यूनिट है, उसका फैन उन नहीं चलेगा। इसलिए सर हम सिर्फ कंप्रेसर चला रहे हैं और बस इसको लूप कर दे रहे हैं। वो लूप कर रहा है, मतलब एक से गर्मी निकाल के दूसरे में डाल दे रहा है, लूप कर रहा है। इस पर तीनों पाइप यूज होगा। फिर एक होता है कि अनबैलेंस सिचुएशन, जो कि 99% केस में होगा कि ठीक है सर, एक को हीटिंग चाहिए और बाकी सबको कूलिंग चाहिए, तो उसको बैलेंस करो। तो यही तिगड़म वही लगता है, हाई प्रेशर गैस लाइन, लो प्रेशर गैस लाइन और हाई प्रेशर लिक्विड, ये लगता है। अब रहा बात कि बहुत लोगों को शिकायत है, सर ये कॉपर पाइप है, महंगा होता है, बड़े बड़े बिल्डिंग में कर रहे हैं, आराम से पता चला कई हजार रुपया से लेकर कई हजार डॉलर का आप सिर्फ कॉपर पाइप लगा रहे हैं, प्लस ब्रेजिंग करना, उतना फचांग बहुत है। तो किसी को आइडिया है कि ठीक है सर, वो जो 3 यूनिट वाला सिस्टम है, यानी 3 पाइप वाला जो सिस्टम है, हर कैसेट पे ले जाने की जगह पे हम ब्रांच में ही डालते हैं। अब ब्रांच में बहुत सारा और वाल्व लगा देते हैं, मतलब वाल्व अपना समझ के डालते हैं। यहाँ पे अब फायदा होता है कि सिर्फ 2 पाइप बाहर जाता है, सिर्फ 2 पाइप, मतलब हर यूनिट में सिर्फ 2 पाइप जा रहा है, लेकिन ये अंदर में सेलेक्टिंग कर रहा है, कुट 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 कर रहा है। और इसको आप चेन कर सकते हैं, यानी कि आपका बहुत बड़ा बिल्डिंग की बात हो रही है, तो ये एक फ्लोर में कर रहा है, दूसरे फ्लोर में कैसे जाइएगा, तो इसका चेन करके आप एक दूसरा ब्रांच सेलेक्टर पे नीचे फ्लोर नंबर 1, फ्लोर नंबर 2, फ्लोर नंबर 3 को संभालेगा और ऊपर में आपका बड़ा आउटडोर यूनिट होगा, सबको लोड बैलेंस करता रहेगा। तो ये थोड़ा सा आपका प्लम्बिंग आसान कर दिया, मतलब ये जो कॉपर पाइप है उसको आसान कर दिया। बहुत लोग को फिर दिक्कत ये हुआ कि सर बहुत ज्यादा रेफ्रिजरेंट आप मांग रहे हो। रेफ्रिजरेंट महंगा होता है, क्योंकि जो सस्ते रेफ्रिजरेंट हैं, जो कि नेचुरल हैं, सेफ हैं, वो आग लगा लेते हैं, यानी कि प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, ये सब बहुत बढ़िया रेफ्रिजरेंट है, सीओपी के मामले में बम बम है। लेकिन आप नहीं चाहोगे आपका बिल्डिंग में पूरा हर जगह किचन में है आपका प्रोपेन, मीथेन, ब्यूटेन, ये सब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका सर हर बिल्डिंग में, हर रूम में पाइप भरा पड़ा है आपका हाई प्रेशर गैस से, तो इस लाइक सर वो लोग कंफर्टेबल नहीं है। तो किसी को आइडिया है कि दोनों के बीच में आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं। ये ब्रांच सेलेक्टर आपका सारा काम करेगा, लेकिन रूम को ठंडा उसको आप पानी से करेंगे, उसको हाइब्रिड यूनिट कहने लगे, क्योंकि बोले बहुत रेफ्रिजरेंट लगता है इस सब में। मतलब कि आपका सेम टनेज का कैपेसिटी, जैसे 50 टन का आपका यूनिट है, 50 टन का नॉर्मल एसी आपका मान लीजिए खाता है, प्लस जैसे कि 10 किलो आपका रेफ्रिजरेंट खाए, ये सब 50 खाने लगेगा। और रेफ्रिजरेंट महंगा होता है, जितना लंबा पाइपिंग करेंगे उतना ज़्यादा लीक करेगा। आज नहीं करेगा, मैं एकदम क्लियर कर देता हूँ, लेकिन किसी भी रेफ्रिजरेंट टेक्नीशियन से पूछे, सर ऐसा कोई पाइप नहीं बना है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि आज लगा दिए 1000 साल में कुछ नहीं होगा। वो होगा ही, कम होगा, ज़्यादा होगा, जल्दी होगा, देर से होगा, लेकिन होगा ज़रूर। तो यही इसका वर्किंग है, मतलब मेजॉरिटी आपका दिमाग खपेगा ये ब्रांच सेलेक्टर कैसे करता है, क्योंकि अब ये ब्रांच सेलेक्टर है कि भैया हम पाइप का संख्या कम करते हैं, हम खुद फचांग करते हैं, या पर कैसेट में डाला जा सकता है, तब पेनल्टी पड़ता है कि पाइपिंग आपको फचांग वाला करना पड़ता है। मतलब वही हाई प्रेशर गैस, लो प्रेशर गैस और हाई प्रेशर लिक्विड, ये तीनों का ट्रांसपोर्टेशन पर कैसेट पे आपको करना है। और इसमें आपको बैलेंसिंग करने का कंप्यूटर एल्गोरिदम थोड़ा होना चाहिए कि कौन सा वाल्व खोल रहा है, कितना खोल रहा है, सही से नहीं करेगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो वर्किंग है, फचांग है बेसिकली, ये ज्यादा कुछ एडवांस चीज नहीं है, बस फचांग बहुत है।
तो रहा बात कि चिलर से कैसे होगा, क्योंकि जब भी आप बड़ा यूनिट के बारे में सोचते हैं जनरली आप चिलर सोचते हैं, इस तरह का ये दादाजी को सोचते हैं। तो बात है कि जब आपको डैडी साइज लोड चाहिए, जब मतलब दादाजी को संभालना है कि सर ये 500 टन का एसी चाहिए, वहां पे लोग आपको नहीं बोलेंगे इस तरह का वेरिएबल सिस्टम जाने पे। कारण यह है कि चिलर सिस्टम जनरली 100 टन से ऊपर में वही ज्यादा इफिशियंट होता है। उसका प्राइमरी कारण यह है कि पाइप जो है बहुत ज्यादा फचांग खाता है आपका। पाइप जो है उसमें रेफ्रिजरेंट भरा है, दिक्कत वही है। फेस चेंज आपका पाइप में होने लगेगा, अगर पाइप ही सर पूरा बिल्डिंग में पाइप घुमा हुआ है, पाइप में ही बेचारा कंडेंस करने लग जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। तो वो एक सीरियस समस्या बना देता है। तो जनरली चिलर कैसे कर पाता है ये? चिलर पानी से भेजता है। पानी का क्या फायदा है? आप किलोमीटर में भेजिए, डिस्ट्रिक्ट हीटिंग एंड कूलिंग सिस्टम उस पानी पे ही चलता है और वो पूरा शहर संभालता है। तो पानी का ये बेनिफिट होता है कि आप आराम से पाइप लीजिए, पाइप को थोड़ा सा ही इंसुलेट मारिए, आराम से वो ले जाएगा गर्मी। जहां आपको गर्म करना है गर्म करना, जहां आपको ठंडा करना है ठंडा कर लेगा, कोई टेंशन ही नहीं है। तो वो उसका बहुत है। और रहा बात डेंजरस होता है रेफ्रिजरेंट, आधा से ज़्यादा रेफ्रिजरेंट जितने हैं वो सारे फ्लैमेबल होते हैं। और कुछ कुछ रेफ्रिजरेंट ऐसे हैं कि मतलब बोलोगे प्रोपेन ब्यूटेन ये सब एक फ्लैमेबल है, वो सब सेफ फ्लैमेबल है, यानी कि आग लगेगा तो उसमें क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर वेपर बनेगा या थोड़ा सा कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। क्लोरोफ्लोरिन्स वाले सब जलेंगे ना, फ्लोरीन गैस बनता है, वो ऊपर ले जाएगा आपको कैंसर के साथ फ्री में। तो समझना बहुत ज़रूरी है कि जो अगर लोग हैं कि सर हम नहीं चाहते कि पूरा बिल्डिंग में हर पाइप में रेफ्रिजरेंट भरा हो, वो समझदार आइडिया है, क्योंकि आग लगने पे आग किसी और चीज़ से भी लगे, वो सारे पाइप आपका एक हैज़र्ड बना देंगे। तो वही समझिए कि आपका कोएफिशिएंट और परफॉर्मेंस भी घटता है, इतना लंबा-लंबा पाइप इतना सारे वाल्विंग करके। और बोल रहे हैं फचांग बहुत बढ़ जाता है। तो शांति से लोग चिलर के पीछे भागते हैं, सर चिलर लगाओ, चिल मारो। और चिलर एक्चुअली आप बिना कंप्यूटर कंट्रोल के चला सकते हैं टेक्निकली चाहें तो। तो ये होता है कि आपके पास ज़्यादा ऑप्शन मिल जाता है कि अभी भी चिलर का है। बहुत लोग बात करते हैं कि ये बहुत एडवांस हो गया है, इट्स लाइक सर एक लिमिट तक ही है। और एक्सीडेंट ऐसा चीज़ होता है ना, जब तक नहीं हो रहा है कोई इसको वैल्यू नहीं दे रहा, जहाँ होता है तुरंत निकाल के फेंकने लग जाते हैं, हटाओ इस सबको हटाओ, मेरा भी इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ रहा है। बड़े बड़े कंपनीज को वो भी देखना पड़ता है कि भैया सर आप डाले हो एक वेरिएबल रेफ्रिजरेंट के चलते होगा कि सर इसके चलते आग बढ़ा था, सारे का इंश्योरेंस प्रीमियम, अगर आप ये एसी इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ जाएगा। तो इसीलिए लोग ये करते हैं, क्योंकि इसमें फायदा है कि ये मैकेनिकल रूम में, वो रूम का बनाओ कि बूम होगा तो संभाल सके। जैसे आपका किचन होता है, किचन बनाया जाता है बिल्डिंग सब में या होटल सब में कि वो संभाल सके फायर वेयर, क्योंकि फायर वहाँ एक्सपेक्टेड है। तो वैसे करके इसको भी वैसा बनाते हैं कि सर इसमें आप प्रोपेन डालिए ना, क्या दिक्कत है, बेस्ट गैस है, वन ऑफ दी बेस्ट है। मतलब रेफ्रिजरेंट के तौर पे प्रोटेन डालिए, ब्यूटेन डालिए। अब बाय द वे आप सारे नए कमर्शियल फ्रिज में देखिएगा CH लिखा ही रहेगा। हाइड्रोकार्बन ही आजकल सब लोग यूज़ कर रहे हैं। सब लोग फ्लोरोकार्बन से थक गए हैं कि साला एक तो ओज़ोन में भी छेद करेगा, ऊपर से जो छेद नहीं करेगा वो दूसरा चीज़ में बैंड बजाएगा, फिर दाम भी बहुत है। अरे हटो यार! तो इसीलिए चिलर है बड़े स्केल के लिए, कि मतलब अगर आप चाहते हो डिस्ट्रिक्ट कूलिंग करें या बहुत बड़ी-बड़ी बिल्डिंग है, 5 स्टार होटल है, 10-15 मंजिला है, तो लोग बोलेंगे सर पाइप में ही आप लुट जाइएगा, कॉपर पाइप में ही लुट जाइएगा। तो भैया तो अभी हिसाब ये बन रहा है कि हाइब्रिड VRF यानी कि वेरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्लो का ट्रिक चल रहा है कि सर हम जो प्लम्बिंग है वो पानी पे करते हैं ताकि लोग सुरक्षित रहें। पानी अगर लीक भी करेगा तो पानी है, आप जिंदा रहिएगा। रेफ्रिजरेंट लीक करेगा तो एस्फिक्सिएशन का इश्यू है कि मतलब आपका ऑक्सीजन हटा देगा, आप ऊपर चले जाएंगे, और आग पकड़ लिया तो भगवान बचाए। तो ये अभी आपका तोशिबा तोशिबा नहीं मुत्सुबिशी मुत्सुबिशी इस पर मेहनत बहुत कर रहा है कि आपका रेफ्रिजरेंट जा रहा है आपका इसमें ब्रांच यूनिट में, जिसको ये कह रहे हैं हाइब्रिड ब्रांच कंट्रोलर, और वो आपका 6 से 8 से 16 यूनिट तक को संभाल सकता है। और ये आप पर फ्लोर में डालते जाएंगे, एक फ्लोर में आप 8 से 16 यूनिट लगाइए और दूसरे फ्लोर में फिर एक ब्रांच सेलेक्टर लगाइए, फिर वैसा कीजिए। तो ये आपका समझिए ट्रिक है मार्केट में, कि ये मत समझ लिया कि मार्केटिंग वाली टीम हमेशा बहुत मार्केटिंग ही करती है, तो कई बार लगेगा कि अरे चिल्लर का तो अब जमाना खत्म ना। जहां आप मुंह खोले कि सर हमको 500 टन चाहिए कूलिंग का, चिल्लर बोलेगा सर हमारे सिवा किसी के पास आ नहीं सकते हो आप, क्योंकि बोला कंप्रेसर वही है, ये कंडेंसर भी बगल में है और इवेपोरेटर भी बगल में, टेंशन ही नहीं लेना है, लूप एकदम टाइट, वाल्व वोल्व का फचांग कम। तो ये है आपका चिलर वर्सेस। तो चिलर का अपना स्केल है, लेकिन आपको आराम से मीडियम साइज ड्वेलिंग में टेक्निकली चाहे तो हम अपने घर में भी लगा सकते हैं, बट बैंक बैलेंस बहुत सारा जीरो उसमें मिसिंग है उतना बड़ा सपना देखने के लिए। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन आपका इसके बारे में वेरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्लो के सिस्टम के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने में, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक करते तो उससे शेयर कर दो, उससे मेरा काफी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं, मैं कमेंट डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलो कितना पसंद हुआ है। मैं आपसे कमेंट लेके मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, चैनल को मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।